अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम वारिस अली और आप देख रहे हैं ऑन इट। फ्रेंड्स, फीफा वर्ल्ड कप दुनिया के बड़े टूर्नामेंट में से एक है। पिछला जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2018 में रशिया में, फीफा ने बताया कि तकरीबन 3.57 बिलियन लोगों ने इसे टीवी पर या फिर दूसरे डिजिटल नेटवर्क्स पर देखा इस मैच को। लेकिन क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इस साल जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है या हुआ है, इसे तकरीबन पूरी दुनिया की आधी आबादी ने देखा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि फीफा के ये मैचेस और ये बिजनेस मॉडल किस तरह से काम करता है, मुख्तलिफ एजेंसीज किस तरह से पैसे कमाती हैं और क्यों दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक वाले अपने मुल्क में ये टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं? आए आज की इस वीडियो में हम इस बिजनेस मॉडल को समझते हैं। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। ये एक फ्रेंच वर्ड है और मुझे फ्रेंच नहीं आती, तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक्सेप्ट माय एक्सेंट, क्योंकि उस प्रोनाउंसिएशन में मैं नहीं बोल सकता। हाँ, इंग्लिश में इसका मतलब होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसकी बुनियाद 1904 में रॉबर्ट गोरिन ने डाली। ये वो शख्सियत थे कि जिन्होंने 7 अलग अलग मुल्कों से रिप्रेजेंटेटिव को लिया और पेरिस में बैठे। वहीं पर फीफा फाउंडेशन की साइनिंग करी गई। फीफा फाउंडेशन की बुनियाद डलने के बाद रॉबर्ट गोरिन पहले जो है वो इसके प्रेसिडेंट बने। उस वक्त से लेकर आज तक अगर हम 118 साल फॉरवर्ड में देखें, 211 टीमें इस वक्त फीफा से एफिलेटेड हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से सारी टीमें अलग अलग मुल्कों से नहीं, बल्कि कुछ ऐसी टीमें भी हैं जो एक ही मुल्क की अलग अलग टेरिटरीज से हैं। फॉर एग्जाम्पल मकाओ एंड यूएस वर्जिन आइलैंड, ये अलग अलग टीमें तो हैं पर अलग अलग कंट्री से नहीं हैं। ये टीमें अलग अलग 6 ब्रॉडर कॉन्फेडरेशन पर डिवाइडेड हैं। हर एक कॉन्टिनेंट का अपना एक फेडरेशन है फीफा की। तो ये हो गई अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, ओशिनिया, नॉर्थ इन सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन एक साथ है। ऑस्ट्रेलिया और एशिया एक साथ है। अब बाकी अकलौता बचा अंटार्कटिका, तो इसकी कोई अपनी फेडरेशन है ही नहीं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आबादी ना के बराबर है। एक कमाल की बात कि जिसे सुनकर आपको काफी हैरानी होगी, फीफा बिलियन ऑफ डॉलर्स में कमाता है, पर ये एक एनजीओ है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फीफा को बनाने का पर्पस ये था कि पूरी दुनिया में फुटबॉल को प्रमोट करना। जिस तरह से दूसरे एनजीओस के अपने सोशल प्रोग्राम्स होते हैं और वो उनमें सरगर्म रहते हैं, उसी तरह से फीफा के भी कुछ अपने डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं, जिनमें एजुकेशन फॉर ऑल, सेव द प्लैनेट, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। साल 2018 में इसे इस्टेब्लिश किया गया एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह। इसको बनाने का पर्पस ये था कि फुटबॉल की पॉजिटिव पावर को पूरी दुनिया में मोबिलाइज किया जाए और लोगों की जिंदगियां इंप्रूव की जा सके। तो बहुत हद तक फीफा इस चीज में कामयाब है। जिस तरह से दूसरे एनजीओज और सोशल नेटवर्किंग काम करते हैं, वहीं पर फीफा भी कुछ सेंस में इसी तरह से काम करता है। अब सवाल ये आता है कि फीफा के टॉप पर कौन बैठा है। मेन डिसीजन बोर्ड होता है। फीफा काउंसिल के 37 मेंबर्स होते हैं। इनका एक प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट को फीफा कांग्रेस सेलेक्ट करती है और 8 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। बाकी 28 अलग अलग मेंबर्स होते हैं। फाइनेंशियली देखा जाए तो फीफा 4 साल के साइकिल पर ऑपरेट करता है और ये साइकिल वर्ल्ड कप के अराउंड मूव करती है। 2015 से लेकर 2018 तक का जो 4 साल का पीरियड था, इसमें फीफा ने 6.4 बिलियन डॉलर्स रेवेन्यू जनरेट किया और इसमें 2018 का वर्ल्ड कप भी शामिल था। 6.4 बिलियन डॉलर में से 83% वो रेवेन्यू था जो कि इसने सिर्फ वर्ल्ड कप से कमाए थे। अगली जो साइकिल है 2019 से 2022 तक, ये तो फुटबॉल वर्ल्ड कप के ख़त्म होने के बाद ही एक्चुअल फाइनेंशियल डिटेल मालूम हो सकेगी। लेकिन अभी तक जो बात सामने आ रही है वो ये कि फीफा ऑलरेडी रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर चुका है 7.5 बिलियन डॉलर्स और ये नेक्स्ट साइकिल 10 बिलियन डॉलर तक को टच करेगा। यानी कि इन 4 सालों में फीफा की आमदनी डबल होने जा रही है। क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे 2 रीजंस बताए जाते हैं। पहला रीजन वुमेन सॉकर चैंपियनशिप को लेकर इन्होंने फाइनेंशियली स्ट्रेटेजी बनाई है। 2023 में जो वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी सेपरेट स्पॉन्सरशिप साइन कर ली है, क्योंकि वुमेन सॉकर अब ज़्यादा पॉपुलर बन रहा है और एक नई रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक न्यू स्ट्रीम आ गई है फीफा के पास। दूसरा रीज़न ये है कि 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा वो और भी ज़्यादा बड़ा होगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त 32 टीमों ने पार्टिसिपेट इसमें किया और उस वर्ल्ड कप में 48 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। 48 टीमों के पार्टिसिपेशन का मतलब है कि ज़्यादा मैचेस होंगे और जब ज़्यादा मैचेस होंगे तो कंपनीज को अपने एड्स दिखाने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल पाएगी और ऑडियंस की अटेंशन भी ज़्यादा बनी रहेगी। 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ये 3 कंट्रीज मिलकर इसे होस्ट करेंगी।
एक चीज़ जो बड़ी क्लियर है वो ये कि फीफा वर्ल्ड कप ही दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक है। तो फीफा के पास वर्ल्ड कप से ही 95% रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिलता है। आए हम इनकी एक्चुअल शीट को देखते हैं रेवेन्यू की, लेकिन अभी का देखना पॉसिबल नहीं होगा, ये मैच के ख़त्म होने के बाद ही एक्चुअल हम देख पाएंगे। अभी हम 2015 और 2018 के दरमियान के साइकिल की एक्चुअल शीट देखने की कोशिश करते हैं। इनके पास सबसे बड़ा जो कमाई का जरिया है वो है ब्रॉडकास्टिंग राइट बेच। पिछले साइकिल में जो 6.4 बिलियन डॉलर की फीफा को जो आमदनी हुई थी उसमें से 3.1 बिलियन डॉलर सिर्फ टीवी राइट्स बेचकर आए थे, और ये फीफा के मैचेस 140 से ज़ायद ममालिक में दिखाए गए थे। हर मुल्क में अपना अलग अलग टीवी चैनल्स होता है जिस पे आप मैचेस देखते हैं। ये चैनल्स फीफा को पैसे देते हैं ताकि वो ये मैचेस अपने चैनल्स पर दिखाए जा सके। मिसाल के तौर पे रिलायंस बैंक और वायाकॉम 18 ने ये डील करी थी 450 करोड़ इंडियन रुपीस में, और यही वजह है कि स्पोर्ट्स और जियो साइन पर आप ये मैचेस इंडिया में देख रहे हैं। दूसरा बड़ा जरिया आता है मार्केटिंग राइट्स के बेचने का। पिछली साइकिल में फीफा ने 1.66 बिलियन डॉलर सिर्फ यहाँ से जनरेट किया था। अलग अलग कंपनीज और अलग अलग ब्रांड्स ने पैसे दिए होते हैं ताकि वो अपने ऐड चला सके मैच के दौरान। सबसे ऊपर आती है बात फीफा पार्टनर कंपनीज की, जैसे कि एडिडास, कोका कोला, वांडा, होंडाई, कतर एयरलाइंस, कतर एनर्जी और वीज़ा। इसके बाद आते हैं स्पेसिफिक स्पॉन्सर्स ऑफ फीफा वर्ल्ड कप कि जिनमें मैकडोनल्ड्स, क्रिप्टो, वीवो, बुडवाइजर और बायजूस। 2018 में एक रशियन गैस कंपनी गैसप्रोम भी स्पॉन्सरशिप में शामिल थी, लेकिन उस पर सेंसर लगा दिए गए यूक्रेन में वॉर की वजह से। इनके बाद बारी आती है रीजनल सपोर्टर्स की। बॉस, फाइन वाइड, वाइडिया, ऑफिशियल टाइमकीपर और हबलॉट, ये अलग अलग कंपनीज ने फीफा को पैसे दिए थे ताकि एड्स दिखाए जा सके मैच के दौरान, और यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 26% रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब आप पहले दो तरीक़ों को, ब्रॉडकास्टिंग और मार्केटिंग राइट्स को अगर मिला लें तो 75% ऑफ रेवेन्यू फीफा को सिर्फ इन दो जगहों से मौसूल हुआ। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है टिकट राइट्स बेचने का। फीफा के मैच के लिए स्टेडियम पर आने वालों के लिए टिकट्स बेचे जाते हैं, लोग टिकट्स खरीदते हैं मैच देखने के लिए, तो ये भी एक आमदनी का बहुत बड़ा जरिया होता है। पिछले साइकिल में ये 564 मिलियन डॉलर्स के टिकट्स बेचे गए थे, और इस दफ़ा ये बात कही जा रही है कि पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा टिकट्स बेची गई हैं, तो रेवेन्यू भी ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। इसके अलावा 148 मिलियन डॉलर्स फीफा को हॉस्पिटलिटी राइट्स और अकोमोडेशन से 2018 के वर्ल्ड कप के दौरान, और टोटल में 11% इस कैटेगरी से रेवेन्यू जनरेट हुआ। और चौथी कैटेगरी आती है फीफा ब्रांड की लाइसेंसिंग की। इसकी मिसाल यूँ है कि किसी भी वीडियो गेम में आप फीफा के लोगों को इस्तेमाल करते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको फीफा को पैसे देने पड़ते हैं, और इस कैटेगरी से फीफा ने पिछली साइकिल में 600 मिलियन डॉलर जनरेट किया। इसकी एक और मिसाल मैं आपको दूं, फीफा EA फाइनल 18, ऐसा गेम, ऐसा इवेंट कि जिसमें 20 मिलियन से ज़ायद लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पांचवा और आखिरी जरिया है बाकी छोटे मोटे रेवेन्यू जहां से जनरेट होते हैं, जैसा कि फीफा क्लब वर्ल्ड या पेनल्टी अपील जो कि मैच के दौरान हो गई, क्वालिटी प्रोग्राम हो गया, रियल इस्टेट को रेंट आउट करना हो गया, फीफा वर्ल्ड कप म्यूजियम हो गया, फीफा की फिल्में और वीडियो राइट्स बेचकर पैसा कमाना। ये छोटे मोटे रिसोर्सेज हैं कि जिन्हें टोटल मिला जुलाकर 322 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। लेकिन इन सारे छोटे मोटे रिसोर्सेज में जो बड़ा सोर्स था वो फीफा क्लब वर्ल्ड, 123 मिलियन डॉलर्स वहाँ से आए। ये बेसिकली ऐसा टूर्नामेंट है कि जिसमें 7 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए, और टूर्नामेंट में 6 कॉन्टिनेंटल चैंपियन लीग के 6 विनर्स एक साथ कॉम्पीट करते हैं, और 7वीं टीम जो होती है वो होस्ट कंट्री होती है। पिछले साल चेल्सी ने इस टूर्नामेंट को जीता था। ये तो जराए थे रेवेन्यू के। अब बात करते हैं खर्चे की कि फीफा को कहाँ कहाँ खर्च करना पड़ता है, फीफा की कितनी इन्वेस्टमेंट होती है। तो दोस्तों, आपको ये बात जानकर काफ़ी हैरानी होगी और शॉकिंग लगेगी कि फीफा का 1 रुपये का खर्चा नहीं होता। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान फीफा की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। यहाँ तक कि मैचेस ऑर्गेनाइज करने का भी जो खर्चा होता है वो होस्टिंग कंट्री को अफोर्ड करना पड़ता है। तो जिस मुल्क में ये टूर्नामेंट कराया जाता है उस कंट्री की हुकूमत को ये सारे खर्चे बेयर करने पड़ते हैं। रही बात टैक्स की, तो इस मद में भी फीफा को कोई 1 रुपया अदा नहीं करना पड़ता। अब बात रहती है विनर टीम को विनिंग प्राइज देने की।
तो ये एक अकलौती मेजर कॉस्ट कंपोनेंट है कि जिसे फीफा को अदा करना पड़ता है। रवां साल 2022 में ये प्राइस है $440 मिलियन। विनिंग टीम को $42 मिलियन अदा किए जाएंगे। इसके बाद सेकंड आने वाली टीम को $30 मिलियन और इसके बाद अलग अलग टीमों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में $27 मिलियन से लेकर $9 मिलियन तक अदा किए जाएंगे। इसके अलावा गेम ऑर्गेनाइज कराने वाली कंट्री को क्या कॉस्ट पड़ती है। अभी अगर हम रिसेंट की बात करें कतर की, कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि $200 बिलियन से भी ज़्यादा का खर्च हुआ है, तो ये थोड़ा सा मिसलीडिंग फिगर है। उसकी वजह यह है कि कतर ने जो कुछ खर्चे किए हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर उसने मेट्रो सिस्टम बनाया, होटल एक्सटेंड किए, एयरपोर्ट को एक्सटेंड किया, नए होटल्स बनाए और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर काम किया, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए। तो ये जो उसने सारे खर्चे किए हैं, ये दरअसल उसके 2030 विजन के प्लान का एक हिस्सा है, जो कि आने वाले वक्तों में भी वो उसके लिए काबिल इस्तेमाल रहेगा। ये सारे के सारे खर्चे महज फीफा वर्ल्ड कप के लिए नहीं किए गए। लेकिन अगर इन सब कॉस्ट को माइनस कर भी दिया जाए तो भी $100 ऑफ बिलियंस में कॉस्ट आ रही है कतर की, जिनमें से 8 जदीद टैग स्टेडियम का बनाना, जिनमें से 7 स्पेशली फॉर फीफा और जिनकी कॉस्ट $6.5 बिलियन आई है। कतर की सिलेक्शन फॉर द होस्टिंग ऑफ फीफा ईयर 2010 में ही हो चुकी थी। यूएसए, साउथ कोरिया और जापान ने भी हिस्सा लिया था, ताहम कतर को चुना गया इस होस्टिंग के लिए। तो आखिर कोई कंट्री क्यों ये ऑर्गेनाइज कराना चाहता है अपने मुल्क में, कोई होस्टिंग क्यों करना चाहता है, इतनी बड़ी सरदर्दी, इतना बड़ा खर्चे को क्यों अपने सर पर लेना चाहता है, और इसके साथ ही साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का भी उसे सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये कि उस कंट्री को सॉफ्ट पावर हासिल होती है। इसकी मिसाल ऐसी है कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं वहाँ मैच देखने के लिए, या जो नहीं भी आते हैं तो वो टीवी पे और दूसरे डिजिटल नेटवर्क के ज़रिए उन मैचेस को देख रहे होते हैं। उस मुल्क को काफ़ी फ़रोग़ मिलता है, उनकी टूरिज़्म को काफ़ी फ़रोग़ मिलता है, उनके कल्चर को काफ़ी फ़रोग़ मिलता है। लोग उस कंट्री को सेफ़ और सिक्योर समझते हैं और काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग समझते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंट्री में सरमायाकारी और बिजनेस आता है और सरमायाकारी और बिजनेस को काफ़ी फ़रोग़ मिलता है। और ये चीज़ें सिर्फ एक दिन के लिए काम नहीं आती, बल्कि ये इन फ्यूचर में ये चीज़ें कैश हो रही होती हैं वक्त के साथ साथ, तो इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ शेयर करें। आगे भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।